माँ, मैं कब से उस नीले कपड़े को ढूंढ रही हूँ और वो आपकी गुलाबी साड़ी जो अब आप पहनती नहीं हो, मुझे वो मिल ही नहीं रही है। कहाँ है माँ? बताओ ना, कॉलेज की फ्रेशर पार्टी के लिए मुझे ड्रेस तैयार करनी है। कॉलेज में अभी एडमिशन हुआ है कि अब नए नए कपड़े भी पहनने हैं। थोड़े दिन बाद तेरे कॉलेज में कोई फंक्शन होगा, फिर से कपड़े खरीदने या सिलने को बोलेगी। माँ, मैं जानती हूँ हम गरीब हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और जो है उसी में ही खर्च चलाना पड़ता है, इसलिए कभी भी कॉलेज में कपड़े पहनने भी होंगे तो आपने मुझे सिलाई तो सिखाई दी है, मैं हमेशा कपड़े सिलकर पहन लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, ऊपर टाण पर है वो दोनों कपड़े, निकाल ले। तभी आरुषि टाण से कपड़े निकालकर कटिंग करके ड्रेस सिलने लगती है। तब उसके अमीर चाचा की लड़की दिव्यंका आती है। नमस्ते ताई जी, कैसी हैं आप? और आरुषि, तू क्या बना रही है? बस बेटी मैं ठीक हूँ, बैठ। ये अपने कॉलेज के लिए कपड़े सिल रही है। तूने भी अपने कॉलेज में पहनने के लिए कपड़े सिले हैं? ताई जी, आप भी ना कैसी बातें करती हो। मुझे दर्जी का काम पसंद नहीं, लेकिन हाँ फैशन डिजाइनर मैं जरूर बनूंगी। अभी मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, जब कर दूंगी तो अपने हाथ के डिजाइनिंग कपड़े पहनूंगी। फिलहाल तो मैं बाहर महंगे मॉल में जाकर अपने लिए फ्रेशर पार्टी की ड्रेस लेकर आई हूँ। देखिए, अच्छी है ना? बहुत सुंदर है दिव्यांका बेटी। हाँ ये तो दिव्यांका। वैसे आरुषि, तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कल कॉलेज फ्रेशर पार्टी ड्रेस में सबसे अच्छी ड्रेस मेरी ही लगेगी ना कि तुझ जैसी गांव वाली दर्जी की ड्रेस। अब जाहिर सी बात है, कुछ समय में मैं शहर की बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, सब लोग मेरे ही हाथ के बने कपड़े पहनेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे भी तो कल कॉलेज फ्रेशर पार्टी में आना है ना, तो रेडी तो करना पड़ेगा। हाँ दिव्यांका बेटी, अब क्या गाँव क्या शहर, तुम दोनों मेरे लिए एक समान। उफ, लेकिन हम दोनों बहनें कभी एक नहीं हो सकती, वो गांव की है और मैं शहर की। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर दिव्यंका वहां से अपने घर चली जाती है और घर पर ही पार्लर वाली को बुलाकर स्पा लेती है। अगले दिन कॉलेज फ्रेशर पार्टी में दिव्यंका अपना शॉर्ट ड्रेस पहनकर आती है, जहां सब लड़के और लड़की उसे देखते रह जाते हैं। ओह वाओ दिव्यंका, यू लुकिंग स्टनिंग। यार, इस पूरे कॉलेज पार्टी में तुम्हारी ड्रेस सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है। राइट अर्जुन। सब दिव्यंका की तारीफ कर ही रहे होते हैं कि उसे छोड़ आरुषि के आते ही दिव्यंका के दोस्त आरुषि के पास पहुंच जाते हैं और उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं। OMG दिव्यांका, वो तेरी कजन सिस्टर है ना आरुषि? यार उसकी ड्रेस तो एक नंबर की धांसू है, कितना अच्छा गाउन पहना है आरुषि तुमने। थैंक यू। आरुषि तो फ्रेशर पार्टी में बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदी? हाँ आरुषि बताओ ना, कौन से मॉल से खरीदी? बहुत एक्सपेंसिव लग रही है तुम्हारी ड्रेस के सामने तो दिव्यांका की ड्रेस कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने दिव्यांका की ड्रेस भी देखी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये ड्रेस कहीं से खरीद कर नहीं लाई हूँ, ये मैंने खुद कल अपने हाथों से बनाई है, वो भी पुराने कपड़ों से। वाह, तुम तो बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर निकली। फैशन डिजाइनर नहीं, गांव की एक नंबर की गंवार दर्जी है। लगता है तुम लोगों का भी फैशन सेंस खराब हो गया इसके कपड़ों के सामने। बाय। गुस्से में दिव्यंका वहां से चली जाती है, जबकि आरुषि फ्रेशर पार्टी को एंजॉय करती है, जहां सब उसके ड्रेस की तारीफ टीचर्स भी करते हैं। ऐसे ही दोनों अपने कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करती हैं और फिर कॉलेज का फेयरवेल डे भी आ जाता है, जहां दिव्यंका अपने हाथ की बनाई ड्रेस पहनकर स्टेज पर सर्टिफिकेट लेने जाती है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस कॉलेज में हमेशा फैंसी ड्रेस में मैं आगे रही हूँ, पर अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया। इसके बाद मैं अपने फैशन डिजाइनिंग करियर में आगे बढ़ूंगी और आने वाले नए स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपनी स्टडी में, करियर में ऐसे ही तरक्की करें। दिव्यांका, तुम इस कॉलेज की बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हो, वेल डन बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट आरुषि, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू प्रिंसिपल मैडम, मैं भी कॉलेज को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ मेरी बहुत अच्छी शिक्षा हुई और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। नए छात्राओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई, अपनी कला को ऐसे ही जारी रखें जैसे कि मैंने जारी रखा। और हमें अच्छे से पता है आरुषि, तुम्हारी वो कला कपड़ा सिलने की है, कपड़ों को नया फैशन देने की है, उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है उस सोच की है। आज भी तुमने इसी तरीके से महत्वाकांक्षी कपड़े पहने होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम, आज मैंने फेयरवेल पार्टी में जो ड्रेस पहनी है वो मेरी माँ की साड़ी और गहने से इंस्पायर है, साथ ही ये हमारी भारतीय संस्कृति को भी दिखाता है। मैंने जुगाड़ करके और पुरानी चीजों के समावेश से आज ये कपड़े पहने हैं, जहाँ मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। बहुत बढ़िया आरुषि, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को मैं और मेरा कॉलेज हमेशा याद रखेगा। कोने में ये सब देख गुस्से से दिव्यंका अपना सर्टिफिकेट फाड़ देती है। कि आरुषि समझती क्या है खुद को। मैंने इतनी अच्छी स्पीच दी ताकि प्रिंसिपल मेरी तारीफ करे, लेकिन इस बार भी यही आगे निकल गई। कितनी पकाऊ है ये गांव की गंवार दर्जी। दिव्यंका वहां से चली जाती है और आरुषि भी अपने घर चली जाती है। उसकी माँ उसका सर्टिफिकेट देख बहुत खुश होती है।
शुक्र है तेरी कॉलेज की पढ़ाई अब खत्म। अब तेरी ब्याह की जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है। कर लेना माँ, और आप देखना मैं अपनी शादी में अपने हाथ से कपड़े बनाकर आपको भी पहनाऊंगी और खुद भी पहनूंगी, ताकि ज्यादा खर्चा ना हो। मुझे पता है आप कैसे कैसे घर चलाती हो। तभी नम आंखें लिए जमुना बेटी को गले लगा लेती है। दिन गुजरते हैं। एक तरफ दिव्यंका अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसके माता पिता भी उसके लिए रिश्ता देख रही थी। एक दिन काम से जमुना और आरुषि दिव्यंका की मां माधुरी से मिलने जाते हैं, जहां दिव्यंका को देखने उसके ससुराल वाले आई थी। लेकिन बड़े बेटे की कमाई सुनकर माधुरी और दिव्यंका सोच में पड़ जाते हैं। मनोरमा जी, आपका बड़ा बेटा बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसकी कम सैलरी में मेरी बेटी खुश नहीं रह पाएगी। अगर 5 लाख से ऊपर वाला पैकेज होता तो मेरी बेटी अपने सपने भी पूरे कर पाती। जी मैं बहुत आस लेकर आपके पास आई थी। 7 लाख का पैकेज मेरे छोटे बेटे का है, लेकिन बड़े बेटे से पहले छोटे बेटे की शादी नहीं कर सकती ना। ओह ऐसा क्या? तो इस गरीब बहन की शादी इनके बड़े बेटे से करवा देते हैं और मैं छोटे बेटे से शादी कर लूंगी, जो मेरे बहुत नखरे उठाएगा। आरुषि, वहां सबके ग्लास में कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है, जाओ उन्हें भर दो। ठीक है। अब आरुषि उन सबको कोल्ड ड्रिंक देने जाती है, तो दिव्यंका माधुरी को अपना प्लान बताती है, जिससे माधुरी खुद आरुषि की शादी बड़े बेटे से करने की कहती है। क्यों जमुना दीदी, आप खुश तो हो ना इस रिश्ते से? दोनों बहनें एक ही ससुराल में चली जाएंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ क्यों नहीं माधुरी, आखिर तुम भी आरुषि की छोटी माँ जैसी हो। मुझे ये फैसला अच्छा लगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मुझे अपने दोनों बेटों के लिए एक ही घर की बहू मिल गई। अब शादी की तैयारी करते हैं। आरुषि, कंपटीशन करने का बहुत शौक है ना? अब तो मैं अच्छी खासी फैशन डिजाइनर बन गई हूँ। अब अपनी सगाई में हम दोनों अपने हाथ की बनी ड्रेस पहनेंगे, ठीक है? हाँ क्यों नहीं। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू होती हैं और दोनों बेटियों की शादी की तैयारी माधुरी के घर में होती है। एक तरफ गांव वाली अपने लिए जुगाड़ करके 4-5 पुरानी साड़ी के कपड़ों की कली बनाकर लहंगा तैयार करती है, वहीं दिव्यंका महंगी मार्केट जाकर एक्सपेंसिव कपड़े लेकर आती है और अपना सगाई का लहंगा बनाती है। लड़के वाले घर आ गए थे और अब चारों एक दूसरे को जब अंगूठी पहनाने वाले थे तब फोटो खींचती है। मेरा सगाई का लहंगा बहुत अच्छा है ना, मैंने खुद डिजाइन किया। फोटोग्राफर मेरी अच्छे से फोटोज लेना। सौरभ, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत प्रिटी है तुम्हारा लहंगा, और तुम्हारी बहन का लहंगा भी अच्छा है। आई मीन अब तो वो मेरी भाभी है। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। आरुषि बहू, ये लहंगा तुमने कहाँ से खरीदा? बहुत सुंदर कारीगरी की है इस पर। माँ जी, लहंगा मैंने कहीं से नहीं खरीदा, बल्कि खुद बनाया है और 4 दिन में इसके बॉर्डर और कलियों पर काम करके इसे तैयार किया है। बहुत खूब बेटा। जमुना जी, आपकी बेटी काफी समझदार है। कहने को तो छोटी बहू ने भी अपने हाथ से लहंगा बनाया, लेकिन बड़ी बहू का लहंगा काफी सुंदर है। जी शुक्रिया, वह दर्जी वाले काम में बहुत माहिर हो चुकी है। दिव्यंका का खून खौल जाता है। तब उसकी माँ धीरे से कानों में कहती है, दिव्यांका शांत हो जा, ऐसे करने से तेरा मेकअप भी खराब हो जाएगा। मैं जानती हूँ तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक बार शादी हो जाने दे। इस गाँव वाली बहन से चिढ़ने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। आपने ठीक कहा माँ। तब चारों एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म को पूरा करते हैं और 4 दिनों बाद हल्दी की तैयारी शुरू हो जाती है, जहां गांव वाली बहन रात के 12 बजे अपनी हल्दी मेहंदी की ड्रेस तैयार कर रही थी। तब जमुना रोती है, कितनी बुरी माँ हूँ मैं। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं तुझे बाहर से अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर तेरी शादी पर पहनाती, लेकिन शादी पर भी तुझे खुद ही जतन करना पड़ रहा है। यहाँ हो गया माँ, ये तो खुशी की बात है। भला कोई अपनी शादी पर कपड़े बनाकर पहनता है, लेकिन मैं पहन रही हूँ और आप दुनिया की बहुत अच्छी माँ हैं। रात में अपनी हल्दी मेहंदी के कपड़े तैयार करने के बाद आरुषि सो जाती है। अगले दिन आरुषि सुंदर सा हल्दी का लहंगा चोली पहनकर बैठ जाती है। वहीं कमरे में दिव्यंका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी हल्दी की ड्रेस फेंक देती है। मैं तो थकान और ब्यूटी पार्लर के चक्कर में भूल ही गई कि हल्दी की ड्रेस तैयार करनी है। अब तो इमरजेंसी में ऑनलाइन ड्रेस मंगाई थी, वही पहन लेती हूँ। तब दिव्यंका मंगाई हुई ऑनलाइन हल्दी की ड्रेस पहनकर अपनी हल्दी के फंक्शन में बैठ जाती है, जहां नाच गाना करने वाली औरतें उनके हल्दी लगाती हैं और शाम को दोनों मेहंदी की ड्रेस पहनकर मेहंदी लगवाती हैं। तब मेहंदी वाली, अरे दिव्यांका, तुम ये ड्रेस कहाँ से लेकर आई हो? देखो तुम्हारी ड्रेस के धागे निकल रहे। तुमने तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, तो खुद से नहीं बनाई? वो हाँ, मैंने ही बनाई। अच्छी लग रही है ना? धागा कट करना भूल गई। तुम तो जानती हो शादी की तैयारी में कितना काम करना होता है। हाँ तुम सही कह रही हो। वैसे आरुषि, तुम्हारी मेहंदी का शरारा भी अच्छा लग रहा है। तुमने भी खुद बनाया है? हाँ, 4 मीटर सस्ता कपड़ा मिला था मार्केट में और फिर पुराने कपड़ों के मोती और बॉर्डर पड़े थे, तो उसी से ही मेहंदी की ड्रेस तैयार कर ली। वाह, तुम बहुत अच्छी ड्रेस बनाती हो। जब मेरी मेहंदी होगी ऐसे ही ड्रेस बनाकर देना।
जरूर। अरे आज मेरी सहेली की मेहंदी है, नाच गाना हो जाए। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। इस बार मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन शादी में सब लोग मेरी ही तारीफ करते नजर आएंगे, क्योंकि मेरा लहंगा और ब्लाउज मैं बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर से बनवाई हूँ, पर नाम मेरा आएगा। मेहंदी रच जाने के बाद भी आरुषि अपनी शादी के लहंगे पर काम करती है। उसकी नेट की चुन्नी को पति के नाम से सजाती है। अगले दिन शादी में शहर वाली चश्मा लगाकर नाच गाने के साथ अपने डिजाइनर लहंगे में एंट्री लेती है। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। कैसा लगा आप सबको मेरा ब्राइडल लहंगा? बहुत बढ़िया बहू, तुम बहुत सुंदर परी जैसी लग रही हो। हाँ बहू, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। न जाने हमारी बड़ी बहू कैसी लग रही होगी। आज वो गरीब मेरा कोई कंपटीशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा 11 लाख का लहंगा है और उसमें तो 11,000 भी नहीं खर्च किए होंगे, गांव वाली कहीं की। तब प्यारे से किशन जी की मुरली की धुन पर आरुषि घूंघट किए पति के नाम की ओढ़नी पहने लहंगे में एंट्री करती है, जिसे देख शादी में आए सभी लोग ताली बजाते हैं। अरे वाह, जरा देखो तो गांव वाली बहू कितने अच्छे कपड़े पहन कर आई है, ऐसा लहंगा तो मैंने कहीं नहीं देखा। और देखो पति के नाम की चुन्नी ओढ़ के आई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सरला बहन, वाह आरुषि बहू, तुमने तो मेरा और मेरे बेटे मोहित का दिल ही जीत लिया। तभी शर्मा कर आरुषि भी बाकियों के साथ मंडप पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में शादी संपन्न हो जाती है और दोनों बहनें अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। शादी की पहली रसोई के बाद मनोरमा कहती है, बहू 2 दिन बाद रिसेप्शन पार्टी है, सब लोग तुम्हें देखने आएंगे और जो लोग शादी में नहीं आए थे वो भी तुमसे मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों बहुत सुंदर लगो। आखिर मेरी दोनों बहू के कपड़े जो इतने अच्छे होते हैं, और तो मैं तो कहती हूँ मेरे लिए भी बना देना। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आपकी बहू एक फैशन डिजाइनर है, मैं आपके लिए तैयार करती हूँ साड़ी। और माँ जी मैं भी अपनी तरफ से। ठीक है, माँ जी को इम्प्रेस करने के लिए मुझे सारा वक्त उनके कपड़ों पर ही ध्यान देना होगा, और मेरे पास 2 दिन ही हैं। अपने लिए मैं बाहर से कपड़े ऑर्डर कर देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। दिव्यंका अपनी सास के लिए खुद कपड़े बनाती है और बाहर से साड़ी ऑर्डर करके मंगा लेती है। वहीं आरुषि के पति के पास कम पैसे होते हैं, तो थोड़ा मोती और लेस का सजाने वाला सामान वो खरीद के ले आती है और सस्ती सी साड़ी पर भारी काम कर देती है, जिससे रिसेप्शन के दिन जब मनोरमा दिव्यंका की साड़ी पहनती है तो वो ब्लाउज फट जाता है। ये क्या दिव्यांका बहू, मुझे तुमसे बहुत आशा थी। तुमने मेरे लिए इतने अच्छे कपड़े बनाए, लेकिन अच्छे नाप के नहीं बनाए। अब मैं क्या पहनूंगी? मैंने अपने लिए कुछ सोचा भी नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। माँ जी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने भी आपके लिए एक साड़ी तैयार की है, ये देखिए। वाह बहू, ये साड़ी तो 20-30 हजार रुपए से कम की नहीं लग रही। तूने मोहित के पैसे बर्बाद कर दिए। नहीं माँ जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती इतने पैसे खर्च करने के बारे में। बस मोहित जी ने मुझे 600 रुपए दिए थे, जिसमें मैंने सिंपल साड़ी 300 रुपए में खरीद के लाई। बाकी तो मैंने इस पर कढ़ाई का काम किया है। वाह भाभी, आप तो बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर हैं। मेरी बीवी को भी आपने पीछे छोड़ दिया। बहू मैं पहन कर आती हूँ। सास की तारीफ धीरे धीरे दिव्यंका के मन में जहर घोलने का काम करती है, क्योंकि हमेशा आरुषि को उसके बने कपड़ों की बहुत तारीफ मिलती है और दिव्यंका पीछे रह जाती है। खैर, रिसेप्शन में सब मनोरमा और आरुषि के पहने साड़ी की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन दिव्यंका के डिजाइनर कपड़ों की कोई तारीफ नहीं करता। ऐसे ही वक्त गुजरता है। 7 साल बीत जाते हैं, जहां दोनों बहन के बच्चे भी 7 साल के हो जाते हैं और दोनों बच्चों का एक साथ जन्मदिन मनाने की तैयारी की जा रही थी। दादी दादी, कल मेरा जन्मदिन है, आप मुझे अच्छे से कपड़े तो दिला दोगी ना? मम्मी कभी भी कपड़े नहीं दिलाती, हमेशा खुद से बनाकर पहना देती। इस बार बर्थडे पर मुझे प्रिंसेस गाउन पहननी है। मेरी मम्मी कंजूस नहीं है, मुझे हमेशा महंगे महंगे कपड़े बाहर मॉल से खरीद कर पहनाती है। इस बार भी बर्थडे पर मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनूंगा। हाँ बेटा, कल तुम्हारा 7th बर्थडे है और मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर कपड़े बनवाई हूँ। कल तुम ही अच्छे लगोगे। ये दिव्यांका, तुझे ऐसे शिवानी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, यूं भी तो बच्चा है, कम से कम तू तो ऐसे मत कर। माँ जी मैंने झूठ क्या बोला? इसकी मम्मी कॉलेज के टाइम से ही ऐसे ही रही है, तो अब क्या बोलूं? मुझे नहीं लगता उसने अपनी जिंदगी में कभी महंगे कपड़े भी पहने होंगे। दिव्यंका आरुषि का मजाक उड़ाकर बेटे को कमरे में ले जाती है।
वहीं ये सब सुन आरुषि की भी आंखें भर आती हैं, तो वो अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करके उसका प्रिंसेस थीम का गाउन तैयार करती है। अगले दिन बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी होती है जहां मीडिया भी आती है। एक तरफ आरुषि अपने पति और बेटी के साथ केक के सामने खड़ी हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ दिव्यंका भी अपने पति और बच्चे के साथ सच्चे मोती की थीम वाली ड्रेस पहन करके सामने खड़ी होती है, जहां मीडिया बहुत फोटो खींचती है और सवाल करती है, आप दोनों के बच्चों की पार्टी थीम ड्रेस बहुत अलग अलग है और बहुत सुंदर है। ऐसे तो कोई विनर साबित करना हो तो आप दोनों ही हैं, लेकिन इन सब कपड़ों के पीछे की महत्वाकांक्षा आप हमें बताएंगी? हाँ बताइए ना मैम। इस सच्चे मोती के बने कपड़ों का इम्पोर्टेंस यही है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत पैसा है और अपने बेटे के लिए महंगी से महंगी मोती के सोने चांदी के कपड़े बनवा सकते हैं। आज उसका जन्मदिन है तो उसके लिए कुछ अलग तो करना ही था। नाइस। और आप मैम? मैंने भी जो कुछ किया अपनी बेटी की खुशी के लिए। हाँ, मेरे पास पैसे कम होते हैं लेकिन उसकी एक दिली इच्छा थी कि उसे प्रिंसेस थीम ड्रेस पहननी है, तो बस मैंने अपने हाथों से जुगाड़ करके उसके जन्मदिन पर वही बनाया है। इसके हाथ की छड़ी देखी, मैंने कागज और फेविकोल से बनाई है और मेरी बेटी ने जो क्राउन पहना है वो तार की मदद से बनाया है, जिस पर मैंने छोटे छोटे सितारे चिपका दिए हैं। थैंक यू मम्मी, मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी। ये सुन दिव्यंका को फिर से जेलसी होती है। दोनों बच्चे अपना केक काटते हैं और आरुषि की ड्रेस बनाने की सोच इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। शाम को ही एक फेमस फैशन डिजाइनर आरुषि को डिजाइनर कपड़े बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसे आरुषि मना नहीं कर पाती। इसके बाद दिव्यंका का गुरूर टूट जाता है और आंखों में आंसू लिए आरुषि से कहती है, आरुषि, कॉलेज से लेकर आज तक मैं तुझसे कंपटीशन करती रही कि तू गांव की सबसे अच्छी दर्जी है या मैं शहर की सबसे अच्छी फैशन डिजाइनर, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद मुझे साफ पता चल गया कि तू मुझसे भी ज्यादा अच्छी फैशन डिजाइनर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन दिव्यांका, मैंने हमेशा से तुझे अपनी बहन माना है और तेरे साथ कोई प्रतियोगिता नहीं की, ना मुझे तुझसे कोई जलन है। तब से दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं और आरुषि की फैशन डिजाइनिंग का एक खुद का बुटीक होता है।